उत्तर प्रदेश के आसमान में सर्दियों का मौसम है। लेकिन जमीन पर कुछ गर्मी अभी भी बरकरार है, क्योंकि यहां 2022 का चुनाव है और इसी चुनावी माहौल की गर्मी को महसूस करने हम भी आ गए हैं उत्तर प्रदेश, और ये जिला है फर्रुखाबाद। दावा करने और दवा देने में फर्क होता है, और यह फर्क हमें बखूबी दिखा है इस जगह में। इस जगह का नाम है अमृतपुर, विधानसभा अमृतपुर। और हमने बात की यहाँ कुछ लोगों से। क्या बताएं भैया, इस विधानसभा में क्षेत्र में सिर्फ डॉक्टर साहब की लहर है। कैसे कि यहाँ डॉक्टर साहब ने जितना किया है उतना कोई न विधायक कर सके और न सांसद कर सके। मैं रणजीत सिंह राठौर, ग्राम व पोस्ट हरिहरपुर बीरपुर, जिला फर्रुखाबाद, तहसील अमृतपुर, थाना राजेपुर का रहने वाला हूँ। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारे भाई का एक्सीडेंट बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में मेरे पास फ़ोन आया बॉम्बे से, तो मैं अपने भाई को बॉम्बे लेने चला गया। जब वहाँ मैं पहुँचा हूँ तो देखा तो उसकी हालत ज़्यादा सीरियस थी। तो मैंने डॉक्टर जितेंद्र यादव जी को फ़ोन किया। मैंने बताया दादा ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने तुरंत बोला कि आप वहाँ से रिफ़र करा के यहाँ ले आइए, वहाँ ज़्यादा पैसे में खर्चा होगा। तो मैं वहाँ से तुरंत वापस रिफ़र कराया और फर्रुखाबाद लेके आया। यहाँ ला के उसको एडमिट किया, और डॉक्टर साहब भी आए देखने के लिए। डॉक्टर साहब ने देखा, इलाज के लिए तुरंत दिल्ली से डॉक्टर बुलवाया। 2 महीने उसका इलाज चला, परमानेंट दिल्ली का डॉक्टर यहीं रहा। इलाज चलने के बाद उसका कान जो था वो कान कट गया था, तो कान का ऑपरेशन 3 बार किया गया, लेकिन कान नहीं बच पाया उसका। तो दादा बोले चलो ऐसा करो, डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा करो रणजीत सिंह, मैं कान तो नहीं बचा पाऊंगा, इसका कान तो काटना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो मैंने बोला उनसे ठीक है काट दीजिए आप कान। तो उन्होंने कहा तो इसकी सर्जरी हो जाएगी दोबारा। सर्जरी हो जाने के बाद तुमने ठीक है चलो सर्जरी करवा देंगे, कान वैसा वैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 महीने बाद जब मेरी छुट्टी होने गई थी उसकी, तो मैं इतना तो पैसा था नहीं मेरे पास। मैंने कहा दादा के पास पहुंचा, हाँ वही होली का टाइम था, होली के 2 दिन पहले छुट्टी होके आई थी, तो इतना पैसा मेरे पास था नहीं। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया ऑफिस में, मैंने दादा भाई की छुट्टी करानी है, तो आप पैसा बताइए। तो उन्होंने कहा कैसा पैसा, वो तुम्हारा भाई है तो हमारा भी भाई है, तुम्हारा भाई है तो हमारा भी भाई है, आप जाइए। उन्होंने तुरंत एकदम अकाउंट जो उस पर बैठता है रिसेप्शन पे, उसको तुरंत फ़ोन लगाया और मेरे को एक चिट्ठी बना के दी, जिसको मैं लेकर रिसेप्शन पे गया और जमा कर दी। डॉक्टर साहब चुनाव जीतेंगे। डॉक्टर साहब चुनाव जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे अगर टिकट मिल जाता है। नहीं, अगर वाली बात तो 1% है। हाँ 1% है वो तो। टिकट तो उन्हें मिलना ही मिलना है। ठीक है, टिकट मिलेगी और वो चुनाव जीतेंगे। अच्छा, क्योंकि वो सामाजिक व्यक्ति हैं, उन लोगों की मदद करते रहते हैं। हर बार वादे नहीं जीतने चाहिए, इंसानियत भी जीते तो बात बने। सिर्फ बदकहे नहीं जीतने चाहिए, सिर्फ बदकहे नहीं जीतने चाहिए, काम करने वाले भी जीते तो बात बने। डॉक्टर जी जो हैं वो बहुत अच्छे सज्जन आदमी हैं। एक बार हम पर आपत्ति पड़ी, हमारा लड़का था 6 साल का, उसका चारा कटाई वाली मशीन से हाथ कट गया था। तो हम नए अलग हुए थे, मेरे पास एक कौड़ी पैसा नहीं था। भाई साहब हमारे जितेंद्र जो गुजर गए हैं, उन्होंने बताया था कि आप डॉक्टर के पास चले जाइए, आपका तुरंत फौरन फ्री इलाज होगा।
अभी जब सैलाब आया था तो आप लोगों को दिक्कत हुई होगी, सभी की खेती नुकसानी हुई होगी। वो नहीं आए कभी यहाँ, विधायक जी बिल्कुल नहीं आए। डॉक्टर साहब ने यहाँ मेरे क्षेत्र में 10 से 12 नाव दी, दवाई बांटी, कैंप लगा के हर जगह दवाइयाँ बंटवाई, राशन बंटवाया, राशन दिया, दवाइयाँ दी, नाव दी, नाव दी सभी। अरे इतने पानी में आपको वीडियो दिखाया डॉक्टर साहब, गहरे पानी में डॉक्टर साहब खुद घूमे क्षेत्र पूरे। डॉक्टर साहब जी का कैंप आके लगा मंदिर पर, सारे गांव को सूचना मिली, उन्होंने दवा फ्री बिल्कुल बंटवाई, किसी से एक नया पैसा नहीं लिया गया। मैं सोचता था करीब 7-8 लाख का तो बिल बन ही गया होगा भाई। दिल्ली के डॉक्टर अगर आएगा, वो वहाँ पे बैठेगा, इलाज करेगा 2 महीने परमानेंट रह के, तो 7-8 लाख तो मान ही लो बिल बनता है। फिर भाई मैंने रिसेप्शन पर जाके जमा कर दिया और बस छुट्टी कर दी। डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंचे, वास्तविक डॉक्टर साहब से मिले, मुझसे एक नया पैसा नहीं लगा, हमारा बच्चा बिल्कुल सही हो गया। डॉक्टर साहब की जरिया से डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी हमारे साथ मेहरबानी की। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा आभारी हूँ और एहसानमंद हूँ। इस बात को मैं भूल नहीं सकता हूँ जीवन से। पिछली बार डॉक्टर साहब खड़े हुए तब भी सहयोग किया और तब से चुनावी मैदान में वो आए नहीं, अब आने वाले हैं, फिर भी मैं उनके साथ हूँ। हम बिचलने वाला नहीं, इधर उधर हटने वाला नहीं हूँ। सपा, आप पूरा गांव मुझे लग रहा है कि सपा के ही सपोर्ट में है ना, लगभग पूरा गांव। हाँ, करीब लगभग 80% वोट सपा के हैं यहाँ पर। नहीं हुआ ही है सपा। सपा के कार्यकाल में जनेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत हमारा गांव दिया गया था। उस जनेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत गांव का विकास हुआ, तो गांव के तो लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे ही। सही बात है, बिल्कुल। और हमारा पूरा गांव इस बात को चाहता है कि डॉक्टर साहब आ जाएं। मेरा नाम योगेंद्र है, गांव का नाम खाकिन है। हम छोटे थे तभी मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे और इसलिए हमारे घर पर बहुत दिक्कत थी। तभी पिताजी ख़त्म होने पर माँ भी परेशान हो रही थी। तभी डॉक्टर साहब के आदमियों को पता चला, हाँ उनके गांव खाकिन गांव में एक बच्चा है, वो बहुत परेशान है। तभी डॉक्टर साहब आए, मेरी मदद की, मेरे दुआरे आए और मदद की और अपने कॉलेज में टीचरों से कहा इसे बच्चे को ध्यान से पढ़ाना। तो ये चीज़ सब देखते हुए जब मैं उसको घर लेकर आया, पापा ने पूछा कि कितने पैसे लिए। हमने डॉक्टर साहब ने एक भी पैसा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, कैसे, क्या हुआ? हमने उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारा भाई है, हमारा भी भाई है। जो अभी तक यहाँ के विधायक थे, उन लोगों ने क्या काम किया? हमारे गंगा पार में कोई काम ही नहीं दिखाया। गंगा पार में कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं। मैं गया था उधर की भाई बाढ़, सड़कें बनी है जो समाजवादी पार्टी की टाइम की बनी हुई, तब से मेरे यहाँ कोई काम ही नहीं विकास है। वो सुशील साक और एमपी साहब कौन है, वो मुकेश राजपूत जी। यहाँ हमारे गंगा पार क्षेत्र तो देखा नहीं है। सुशील साक 4.5-5 साल होने जा रही, हम लोग पहचानते नहीं, पहचाने नहीं। विधायक होने के बावजूद अभी तक क्षेत्र में भ्रमण नहीं हुआ। एकल वोट दी हाथ उठाए के, एकल हमें पूरे यहाँ तो लो पक्को चाहिए। तो मतलब जब से बीजेपी सरकार चाकिया जी आए तब तो काम बंद, सारे काम बंद है। मंत्री जी का आलम में वो पार्टी बेर चेंज करते हैं, इधर चले गए भाजपा में कहीं। अभी विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ, मंत्री जी ने अपने लड़के को चुनाव लड़ाया, पार्टी के साथ गद्दारी की। अध्यक्ष में भी की, नारे लगे वहाँ। अच्छा, मुर्दाबाद के नारे लगे नहीं। अरे वोट दो, हम तुम्हें पक्का कर देंगे, और जब वोट दे दे तो पक्का चले जाते। 5 साल हो गए, 5 साल में उन्होंने उस पीपा पुल को बनवा ना पाए वो। हाँ, 1.5 साल से तो ऐसा ही बना पड़ा हुआ है खाली। कोई 5 साल में बीजेपी के विधायक ने कोई बड़ा काम करके दिखाया, गांव वाले कहने की यार ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिए। नहीं, गंगा पार में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। एक जो ये ITI स्कूल बना हमारा दौलतपुर में, ये भी समाजवादी पार्टी सरकार के ही कार्यकाल में बना। तो तबे तो जितेंद्र को दी वोट। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब बढ़िया आदमी है। हाँ, डॉक्टर साहब कुछ नहीं, फिर भी जनता की मदद कर रहे हैं। जो भी हैं वो सही है, समाज सेवा भी कर रहे हैं। उनके पास मान लो बहुत अपने उपकार हमने कराए व्यक्तिगत अपने उनसे, जैसे गरीब लोगों के मतलब इलाज कराया, ऑपरेशन कराया, उन्हें पेट चिरवाए, लोगों के पथरी निकलवाई बहुत सारे उनके हॉस्पिटल में जाके।
और रही विकास की बात, विकास तो उनका खुद स्वयं दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है कि हमको क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए शिक्षा। शिक्षा के लिए जब मैं उनके पास जाता हूँ, कई एक मैंने उनके कॉलेज में एडमिशन भी करवाए, तो उस एडमिशन से मैंने उनसे कहा तो उन्होंने तुरंत छूट कर दी, तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से होने लगी। और बच्चों को यही चाहिए, गांव है जैसे, तो गांव में तो कोई किसानी आदमी है, कोई अमीर आदमी तो है नहीं, बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं पाता है, तो मैं सीधे यहीं से डॉक्टर साहब के पास भेज देता हूँ और वो तुरंत उसका एडमिशन करते हैं और कराने के बाद में उनको शिक्षा मुहैया कराते हैं। पढ़ाई का सारा खर्चा उन्होंने दिया मेरा, और अब भी दे रहे हैं। पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं। वो कायमगंज का एक लड़का था, तो वो आया, वो विकलांग हो गया था बेचारा, तो वो आया यहाँ कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में आया और उसने अपना इलाज, डॉक्टर साहब की देख रेख में उसका इलाज हुआ। जब यहाँ सही से नहीं ठीक हुआ तो उन्होंने वहाँ लोहिया भेजा, फिर वहाँ अपने डॉक्टरों को भेजा, उसके लिए उसकी देख रेख में अच्छा सा इलाज हुआ। जब वो पूरी तरह से नहीं ठीक हो पाया तब वो यहाँ ले आए, उसको लेके गेट के पास में, अपने हॉस्पिटल के गेट के बाहर उसे एक खोखा रखवाया। खोखा रखवाने के बाद उसे चाय पकौड़ी बिस्किट की एक दुकान रखवाई और रखवा के उसको रोज़गार दिया। और वो अच्छे से सबकी मदद करते हैं, हमेशा अच्छा करते हैं, लोगों को रोज़गार देने में हमेशा उनकी मदद करते हैं। भाई जो गरीब आदमी को उनने हमारी मदद करी, तो इसलिए हम उनके लिए तैयार हैं आज। और उनके पिताजी दद्दू जी जो हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, जो कि ऐसा फर्रुखाबाद जिले में एक होनहार व्यक्ति डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव वो हैं, ये सब दद्दा जी की देन है। और उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र साहब ने पूरे जिले में नाम रोशन किया है, और वो भी अपने पूरे फर्रुखाबाद जिले का नाम रोशन किया है हर चीज़ में। उनका अस्पताल भी है, कॉलेज भी हैं, और ब्लॉक प्रमुख भी हैं इस टाइम, और वो भी हैं निर्विरोध। भाजपा सरकार में आज तक काफ़ी लोगों के तो पर्चे फाड़ दिए गए, लेकिन उनका क्यों नहीं फाड़ा गया भाई? वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, कभी आज तक गुंडाई की नहीं है किसी से आज तक, और हर भलमनसी में उनका रिकॉर्ड है हर जगह, इसीलिए उनका पर्चा नहीं फाड़ा गया। देखिए भाजपा वालों ने कहते थे गुंडाई नहीं होती, गुंडाई तो क्या नहीं, गुंडाई तो हुई भाई, पर्चे फाड़े, सब काम किए गए, लेकिन डॉक्टर साहब की भलमनसी वजह से कुछ नहीं हुआ, और वो भी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए। और हमारा तो भाई उनसे अच्छा संबंध है, सब चीज़ है, और उनके एहसान है हमारे ऊपर। मैं कभी ऐसे एहसान उनके भूलूंगा नहीं मैं कभी। दर्द हमने दिया है, दवा कोई भी दे देगा। दर्द हमने दिया है, दवा कोई भी दे देगा, पर इस दर्द की दवा सिर्फ डॉक्टर साहब के पास है। अब की बार यूपी में साइकिल की तैयारी है। नेता तो बहुत चुन लिए, अब मित्र की बारी है। नेता तो बहुत चुन लिए, अब मित्र की बारी है। सत्ता का सुख छोड़कर कोई अंधेरे में मशाल लेकर खड़ा है। फर्रुखाबाद नया बनाने का सपना विशाल लेकर खड़ा है। हर आपदा में हाथ थाम लेता है, हर आपदा में हाथ थाम लेता है। अमृतपुर का चप्पा चप्पा नाम लेता है। शिक्षा से चिकित्सा तक, शिक्षा से चिकित्सा तक ये मसीहा अपनों के लिए हर सांस में लड़ा है। कहते हैं नया फर्रुखाबाद बनाना है, हर युवा को काबिल बनाना है।
रोक लेना है पलायन रोजगार से। जिसने पूरी जिंदगी जनता पर वारी है, जिसने पूरी जिंदगी जनता पर वारी है। अब की बार यूपी में साइकिल की तैयारी है। नेता तो बहुत चुन लिए, अब मित्र की बारी है। जब न मिले सवारी हॉस्पिटल तक की, थोड़ा दम भरना और डॉक्टर साहब को याद करना। एम्बुलेंस सेवा मुफ्त में हाजिर हो जाएगी, समय से आपदा अस्पताल पहुंच जाएगी। जब आपदाएं सर पर सवार होती हैं, जब आपदाएं सर पर सवार होती हैं, तो कहाँ कोई मदद के लिए आता है। शिक्षा पे रुपयों का अकाल जब पड़ जाए, गरीबी सीना तान के उम्मीद पर अड़ जाए। जीतू भैया के कॉलेज में दाखिला तब कराना, भरपूर शिक्षा से अपने बच्चे का भविष्य तुम बनाना। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं शिक्षा के लिए, तब जितेंद्र भैया नाम एकमात्र यारी है। अब की बार यूपी में साइकिल की तैयारी है। नेता तो बहुत चुन लिए, अब मित्र की बारी है। कलयुग में हनुमान तो नहीं, लेकिन संजीवनी बन उभर जाएंगे। गांव-गांव में शिक्षा का चिराग जल जाएगा। अपने डॉक्टर साहब की ऐसी खुददारी है। तो अब की बार यूपी में साइकिल की तैयारी है। नेता तो बहुत चुन लिए, अब मित्र की बारी है। भाई बनकर कन्याओं का हर फर्ज खुद निभाते हैं। कहने को तो डॉक्टर हैं, मगर कन्या विवाह भी करवाते हैं। हो चाहे किसी में कोई दोष, हो चाहे किसी में कोई भी दोष, धर्म क्या है, जाति क्या है, एक समान बैठाकर सबको गले लगाते हैं। और आम जनता के खातिर ये नई पहल चलाते हैं। इनका मेंबरशिप कार्ड तुम भी भर लेना। हाँ, सुगमता इसी में तुम्हारी है। तो अब की बार यूपी में साइकिल की तैयारी है। नेता तो बहुत चुन लिए, अब मित्र की बारी है। ना फसाद ना गुंडैती होने देंगे, रोजगार के लिए पलायन भी ना होने देंगे। बहनों का भाई, बहनों का भाई, माताओं का बेटा बनकर खुद को चैन से न सोने देंगे। रोजगार के नए अवसर बनाएंगे, हर सरकारी सुविधा को घर घर पहुंचाएंगे। इनके राहत कैंप अमृतपुर में अमृत बनकर आएंगे। ऐसे हमारे जीतू भैया की फर्जदारी है। अब की बार यूपी में साइकिल की तैयारी है। नेता तो बहुत चुन लिए, अब मित्र की बारी है। वो जो एक बात है ना जज्बे वाली, वो जो एक बात है ना जज्बे वाली, भरपूर दिखती है हमें अपने डॉक्टर साहब में। यूं ही नहीं हम इन्हें डॉक्टर साहब कहते हैं। बहुत काम किया है, बहुत बाकी है। थोड़ी ही तो सेवा की है, काफी बाकी है। बना देंगे हर गांव को एक शहर जैसा, बना देंगे हर गांव को एक शहर जैसा। तो अब की बार यूपी में साइकिल की तैयारी है। नेता तो बहुत चुन लिए, अब मित्र की बारी है। नेता तो बहुत चुन लिए, अब मित्र की बारी है। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव है। मेरे मित्र मुझे जीतू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग मुझे भैया कहते हैं, कुछ लोग मुझे दादा कहते हैं। फर्रुखाबाद के अधिकांश लोग मुझे डॉक्टर साहब के नाम से जानते हैं। लेकिन सत्य ये है कि मैं उस
हर माँ का बेटा हूँ जिसे मेरी ज़रूरत है। सत्य यह है मैं उस हर भाई का भाई हूँ जिसे मेरी ज़रूरत है। मैं जनता के लिए एक सेवक भी हूँ। पिछले कई सालों से मैंने क्षेत्र में आप लोगों के संपर्क में रहा हूं और तमाम क्षेत्र की और आप लोगों की समस्याओं से मैं रूबरू हुआ हूं। तो मैंने अपने तरीके से उनका निराकरण करने की कोशिश की, लेकिन एक व्यक्ति की कोशिश बहुत छोटी होती है। मेरा जो व्यवसाय चिकित्सा और शिक्षा का है, उसके माध्यम से मैंने कोशिश की। मैंने बसें चलवाई, एम्बुलेंस चलवाई, तमाम तरीके के कैंप लगवाए कि उन समस्याओं को दूर करें। लेकिन एक व्यक्ति, जैसा कि मैंने कहा कि एक सीमित उसका दायरा होता है। जो सबसे प्रमुख समस्या मैंने देखी कि जितने भी हमारे भाई हैं जिनको कि जीवन में पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहिए, वो रोजगार के अभाव में छोटी मोटी नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो क्षेत्र से बाहर क्यों जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए क्यों जा रहे हैं, ज़्यादा बहुत अच्छा उनको अनुभव अपने क्षेत्र में क्यों नहीं मिल रहा है। वो इसलिए कि हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि उनके पलायन को रोका जा सके। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसे विद्यालय नहीं है जहाँ पर उनकी प्राइमरी शिक्षा अच्छी दी जाए। और जब प्राइमरी शिक्षा अच्छी होती है, नींव अच्छी होती है, तभी आगे आदमी की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। और एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास 10 किताबें हैं और 10 किताबें पढ़ करके वो IAS बन जाता है तो पूरे ज़िले का मालिक बन सकता है। तो मेरी जो प्राथमिकता है, सबसे पहले कि जो गांव छोड़ के जो लोग शहरों में, बड़े बड़े शहरों में नौकरी करने, दूसरों के अंडर में काम करने जा रहे हैं, उनको यहाँ पर रोज़गार मिले, उनकी यहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो, वो स्वयं के मालिक बने। हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति बाहर जाकर किसी के यहाँ नौकरी करे। लेकिन अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलती है तो आने वाले समय में चिकित्सा और शिक्षा के अलावा न केवल मैं वहाँ पर विद्यालय खोलूँगा, कि मेरी एक जिम्मेदारी हो जाएगी अगर मुझे आप देंगे। जगह जगह पर मैं छोटी छोटी PSC बना करके उनको बड़े हॉस्पिटल से अपने यहाँ जोड़ूँगा और अपने हॉस्पिटल को तमाम जो दिल्ली और लखनऊ के हॉस्पिटल हैं उनसे जोड़ने का काम चल रहा है। तमाम ऐसी जगह जहाँ पे विद्यालय नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है, वहाँ पे हम लोग स्कूल खोलने का काम करेंगे। यदि कोई सरकारी मदद आती है, तमाम योजनाएं आती हैं, तो वो भी हम कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा, शिक्षा के अभाव में सरकार द्वारा जो सूचनाएं या सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो जनता तक पहुंच नहीं पाती हैं। पहुंचना तो दूर की बात है, जनता अशिक्षा और अज्ञान की वजह से उनको पता ही नहीं लगता है कि सरकार मेरे लिए क्या कर रही है और मेरे लिए कौन सी योजनाएं चला रही है। तो वो योजनाओं की जानकारी के लिए हमें जगह जगह चाहे कैंप लगाने पड़े, चाहे जानकारी के लिए आप लोगों को बुला करके मीटिंग करानी पड़े। सरकारी योजनाओं का लाभ आपको जब ही मिलेगा, आपको अपने हक का लाभ जब ही मिलेगा जब आपको ये मालूम होगा कि सूचना या जानकारी है क्या। बिना जानकारी के आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। हम ये भी प्रयास करेंगे कि लोगों को इस बारे में भी जागरूक करें कि सरकार की योजनाएं आप तक ना आकर अधिकारियों और नेताओं तक सिमट कर वहीं वो लोग वहीं से खा पी करके वापस कर देते हैं और हमारी गरीब जनता जो है, हमारा जो आम आदमी है, वो भूखा प्यासा रह जाता है, उसको पता नहीं लगता है। फाइलें ऊपर से ही वापस चली जाती हैं और पैसा ही ऊपर ख़त्म हो जाता है। हर जगह पर लोकल संसाधन बहुत होते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें होते हैं जिनके द्वारा हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और फर्रुखाबाद ज़िले में
और ख़ासकर अमृतपुर विधानसभा जो है, तराई का क्षेत्र है, वहाँ पर गन्ना बहुत मात्रा में पैदा होता है। बाकी क्षेत्रों में आलू बहुत मात्रा में पैदा होता है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि जब बाढ़ आती है तो हमारा सब कुछ बहाकर ले जाती है। तो ये हमारा एक नीयत बन चुकी है, उजड़ना और बसना। जैसे अपने यहाँ एक कहावत है कि जाके पाए न फटे बेमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जो गांव की जनता का दुख दर्द है, जिसकी फसल चौपट होती है, वही उसका दर्द समझ में उसको आता है। नेता आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, बाढ़ में चले जाते हैं। नेता आते हैं फसलों के साथ, जो फसल खराब हो गई उसके संग फ़ोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। अधिकारी आते हैं, दौरा करते हैं, अखबार में छपता है, मुआवजे की घोषणा होती है और थोड़े दिनों में लोग भी भूल जाते हैं। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार, अगर हम लोगों को किसी प्रकार से हम लोग सरकार में आते हैं और हमें यहाँ पर कोई जिम्मेदारी मिलती है, तो हमारे गांव के लोगों, खासकर गरीब और असहाय लोगों की जो समस्याएं हैं, वो समस्याओं के लिए सरकार पहल करे और इसके लिए कुछ ऐसी योजना लाए ताकि हर साल होने वाली जो हमारी बाढ़ की परेशानी है, जो हमारी आलू की फसल जिसकी कीमत नहीं मिलती है, उसके लिए कोई ऐसे लघु उद्योग और छोटे उद्योग लगाए जाएं जिससे ये आलू की खपत फर्रुखाबाद में ही होने लगे। गन्ने के लिए आप दूसरी जगह चीनी मिल में ले जाना पड़ता है। हम चाहेंगे कि क्षेत्र में ही कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, गन्ने की खपत हो जाए, ताकि आपको गन्ना दूर ना ले जाना पड़े, आपको आलू दूर ना ले जाना पड़े और आपको उसका वाजिब मूल्य भी मिले। सरकार तो एक न्यूनतम मूल्य तय करती ही है, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं होता है कि हमारा कीमत उससे, हमारी बीज की कीमत भी उससे निकल सके। तो हम चाहेंगे इस तरीके के छोटे छोटे तमाम उद्योग वो क्षेत्र में ही लगें, क्षेत्र में ही पैदावार हो और क्षेत्र में ही लगें, ताकि क्षेत्रीय जनता को उसका लाभ मिले। देखिए, मैं हनुमान जी तो नहीं हूँ, लेकिन हम हमारे भगवान हनुमान जी की तरह, जो वो भगवान राम के सेवक थे, वैसे मैं उनकी तरह आपका सेवक तो बन सकता हूँ, जनता का सेवक बन सकता हूँ, अपने क्षेत्र के लोगों का सेवक बन सकता हूँ। क्योंकि मेरा जो मेन पेशा है, आप लोग जानते हैं, मुझे अधिकांश लोग मुझे डॉक्टर साहब के नाम से जानते हैं, और डॉक्टर का काम होता है कि उसके पास जो भी आए, जो भी उसे अपनी समस्या बताए, उसके दर्द को कम करना। तो वो दर्द ज़रूरी नहीं है कि चिकित्सा के रूप में ही हो, आपको कोई शारीरिक परेशानी हो, जो भी आपको परेशानी होगी, मेरी कोशिश रहती है, मेरी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता से मैं उसको दूर कर सकूं। अब जहाँ तक चिकित्सा की बात है, तो मैंने देखा, जब मैं गांव में जाता हूँ तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो बच्चे होते हैं छोटे, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। उनको, माताओं को जानकारी ही नहीं है उनको क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। और सबसे पहले जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जिसको कि उस समय जो उसकी देखरेख होनी चाहिए, जिसको कि हम लोग अपनी भाषा में एंटीनेटल केयर बोलते हैं, उसके लिए हम ये व्यवस्था करेंगे कि जितनी हमारी गर्भवती माताएं और बहनें जितनी हैं, उनके लिए हम जाकर के वहाँ पर कैंप लगाएं। कैंप लगाने के बाद उनको शिक्षित करें कि किस तरीके से उनको अपनी देखभाल करनी है, और जो उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी देखभाल कैसी करनी है। उसके लिए हमें जो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे हम एम्बुलेंस से अपने हॉस्पिटल उनको बुलाना पड़े, चाहे हम अपना स्टाफ गांव-गांव भेजेंगे, और सबसे पहले एंटीनेटल केयर, यानी कि जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करना, इसके लिए हम कार्य करेंगे। और उसके बाद जो हमारी बसें चल रही हैं, जो हमारी एम्बुलेंस चल रही हैं, उनकी हम संख्या को बढ़ाएंगे। और मेरी पहली प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए ये रहेगी, डॉक्टर होने के नाते, कि हमारा कोई भी गांव ऐसा ना रहे। मैं एक एक गांव को गोद लेके पहले भी करता आ रहा हूं, अब फिर करूंगा। पूरे ज़िले में मैंने किया है कि मैं गांव को गोद ले लेता हूं, उसको डिजीज़ फ्री कर देता हूं। हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, उनको लोगों को दवा देते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, छोटी बीमारियों, और जिसको ज़्यादा बीमारी होती है उसको अस्पताल में ला के ऑपरेशन करा के हम लोग घर तक छोड़ने का काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो ये चीज़ें जो चल रही हैं वो और तेज़ी पकड़ेंगी, ताकि आप लोगों को बहुत अधिक से अधिक लाभ हो, और मुझे भी ये खुशी हो कि मैंने कोई जिम्मेदारी ली है तो उसको मैं पूर्ण कर पा रहा हूँ। गुड़िया पड़ेगी तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। अक्सर मैंने गांव में देखा है कि लोग बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो एक उनमें चिंता बड़ी स्वाभाविक से हो जाती कि बेटियों को स्कूल में कैसे सुरक्षित भेजा जाए। तो हमारी प्राथमिकता होगी कि हमारी जो छोटी गुड़ियां हैं, जिनको हम लोग देवी मानते हैं, तो उनके बारे में हम
चाहेंगे कि लोगों के विचार भी वैसे हों, उनको हम सम्मान भी दें और एक ऐसी लोगों के बीच भावना डेवलप हो कि हमें बच्चियों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो अपने लिए शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित हो जाता है। इसलिए बेटियों के लिए हमें उनकी शिक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कैसे वो स्कूल पहुँचें, कहाँ वो अच्छी तरीके से सुरक्षित रूप से शिक्षित हों और कैसे आगे बढ़ें, ये मेरी सबसे विशेष, मेरी व्यक्तिगत मेरा ये इंटरेस्ट है, व्यक्तिगत मेरी प्राथमिकता है छोटी बच्चियों और ख़ासकर मेरी छोटी बहनों के लिए कि उनके लिए मैं काम करूं। देखिए, बच्चों में ख़ासकर जो हमारी छोटी बच्चियां होती हैं वो स्कूल तक जाएं और वहां पर सुरक्षित रहें और वापस सुरक्षित घर आएं, तो उसके लिए हमारी ऐसी पहल रहेगी कि शासन, प्रशासन और सरकार उस पर विशेष ध्यान दे और उसके लिए एक विशेष कार्य योजना बनाए ताकि बच्चियां सुरक्षित रहें। बेटियों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता इसलिए भी ज़रूरी है कि जो बेटी जो होती है, जब वो शादी होकर के दूसरे के घर जाती है और जब वो माँ बनती है, तो अक्सर हम लोगों को कहा जाता है कि किसी भी बच्चे की पहली अध्यापक उसकी माँ होती है और जब माँ शिक्षित होगी तभी वो बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अच्छे से दे पाएगी और जो बच्चा शुरुआती दौर में जो शिक्षा पाता है वही उसकी नींव होती है। इसलिए भी बेटी का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सोशल फ्रंट के द्वारा हमने एक मेंबरशिप योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें हम जो भी हमारे फ्रंट का मेंबर बनेगा उसको हम एक कार्ड इशू करेंगे और वो कार्ड जब आकर के हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति दिखाएगा जिसके नाम से वो कार्ड होगा, हमारा मेंबर होगा, तो उसको तमाम तरीके के कोर्स में न केवल फीस में डिस्काउंट रहेगा बल्कि हॉस्पिटल के जितनी भी जांचें हैं, ऑपरेशन हैं और जितनी भी हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग हो चाहे स्त्री रोग विभाग हो, उसमें सभी में उसको डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगी। और वैसे ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि स्कूल तो सभी आएँ लेकिन अस्पताल कोई ना आए, लेकिन अगर फिर भी किसी कारणवश आना पड़ता है तो उसमें हम छूट प्रदान करेंगे।